नमस्कार। चलिए आज प्राचीन भारत के एक बहुत ही दिलचस्प दौर में चलते हैं। एक ऐसा दौर जिसकी शुरुआत हुई एक बहुत बड़े साम्राज्य के बिखरने से और जिसका अंत हुआ एक शानदार स्वर्ण युग पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शुंग वंश से लेकर गुप्त साम्राज्य तक की उस असाधारण यात्रा की जो हमें सिखाती है कि कैसे बिखराव से भी कुछ बहुत बड़ा, बहुत महान जन्म ले सकता है। सोचिए जरा, जब एक बहुत बड़ा महान साम्राज्य गिरता है तो उसके बाद होता क्या है? यही सवाल असल में हमारी आज की पूरी कहानी का दिल है। कल्पना कीजिए, साल है 185 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य, जिसने लगभग पूरे सब कॉन्टिनेंट को एक धागे में पिरो रखा था, वो अचानक बिखर जाता है। अब जो खालीपन, जो वैक्यूम पैदा हुआ, वो सिर्फ एक अंत नहीं था, बल्कि वो तो कई नई और जबरदस्त कहानियों की एक नई शुरुआत थी। तो मौर्यों के बाद क्या? क्या चारों तरफ सन्नाटा छा गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि हलचल और भी बढ़ गई। भारत के पॉलिटिकल स्टेज पर कई नए नए खिलाड़ी सामने आ रहे थे और बस यहीं से शुरू होता है हमारा पहला चैप्टर। तो ये सब हुआ कैसे? कहानी में एक बड़ा ड्रामेटिक ट्विस्ट था। आखिरी मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं के जनरल पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। सोचिए, एक ही झटके में भारत को एक साथ रखने वाली जो सेंट्रल पावर थी वो ढह गई और यहीं से शुरू हुआ एक नया बिखरा हुआ दौर। तो सवाल यह है कि इस खाली सिंहासन पर कब्जा किसने किया? किसी एक ने नहीं, भारत के अलग अलग कोनों से आप कह सकते हैं नई पावर्स उभर कर सामने आ रही थीं और सत्ता के लिए एक नई दौड़ शुरू हो गई थी। अच्छा, इस दौर की सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या थी? कि भारत पर किसी एक राजा का राज नहीं था। ये कुछ ऐसा था जैसे एक ही चेस बोर्ड पर कई खिलाड़ी एक साथ अपनी अपनी चालें चल रहे हों। शुंग, सातवाहन, कुषाण, ये सारी बड़ी ताकतें एक ही समय पर लेकिन अलग अलग इलाकों में अपना अपना दबदबा बना रही थीं। और इन सभी प्लेयर्स की अपनी अपनी खासियतें थीं। जैसे उत्तर में शुंग वंश ने वैदिक परंपराओं को फिर से जिंदा किया और बाहर से हो रहे हमलों को भी रोका। वहीं दक्षिण और मध्य भारत में सातवाहनों का बोलबाला था और उत्तर पश्चिम में वहां तो कुषाण थे, जिन्होंने मशहूर सिल्क रोड पे कंट्रोल करके न सिर्फ व्यापार को बढ़ाया बल्कि बौद्ध धर्म को भी बहुत आगे पहुंचाया। और फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। सीन पे एंट्री होती है एक नई ताकत की, एक ऐसी शक्ति जो इन सब बिखरे हुए टुकड़ों को फिर से एक साथ जोड़ने वाली थी और एक नए जबरदस्त साम्राज्य की नींव रखने वाली थी। नाम था गुप्त साम्राज्य। इस साम्राज्य की इमारत आप कह सकते हैं दो महान शासकों के कंधों पर टिकी थी। एक थे समुद्रगुप्त, एक ऐसे जबरदस्त योद्धा कि उन्हें भारत का नेपोलियन तक कहा जाता है, और फिर उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। उन्होंने सिर्फ दुश्मनों को ही नहीं हराया बल्कि आर्ट और कल्चर को एक ऐसी ऊंचाई दी कि वो हमेशा के लिए अमर हो गया। और बस यहीं से हम उस चैप्टर में दाखिल होते हैं जिसके लिए गुप्त काल आज भी जाना जाता है। एक ऐसा दौर जब आर्ट, साइंस और लिटरेचर ने वो कमाल कर दिखाया कि इतिहास को उसे एक नाम देना पड़ा, भारत का स्वर्ण युग। तो आखिर ऐसा क्या खास था इस दौर में कि इसे गोल्डन एज कहा गया? ऐसा समझिए कि ज्ञान और क्रिएटिविटी का जैसे एक धमाका हुआ हो और उसकी रोशनी हर तरफ फैल गई। लिटरेचर, साइंस, आर्ट, फिलॉसफी, हर जगह। तो चलिए इस खजाने में से कुछ नायाब चीजें देखते हैं। अगर लिटरेचर की बात करें तो उस आसमान का सबसे चमकीला सितारा थे कालिदास, संस्कृत के इतने महान कवि और नाटककार कि उनकी रचनाएं जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम आज भी हजारों साल बाद भी दुनिया भर के लोगों का दिल जीत लेती हैं। और अगर साइंस की बात करें तो आर्यभट्ट का नाम सबसे पहले आता है। उन्होंने एक ऐसी क्रांति कर दी थी जिसकी आवाज आज तक सुनाई देती है। सोचिए, जब पूरी दुनिया ये मानती थी कि सूरज धरती के चक्कर लगाता है, तब आर्यभट्ट ने अपनी किताब आर्यभट्टीय में ये कहा कि नहीं, धरती अपनी धुरी पर घूमती है। ये एक ऐसी सोच थी जो अपने वक्त से सदियों सदियों आगे। और अब एक ऐसी चीज जो सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि अपने आप में एक रेवोल्यूशन है, जीरो। जी हाँ, शून्य का कॉन्सेप्ट जिसने मैथमेटिक्स और साइंस की पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी, वो इसी दौर में ब्रह्मगुप्त जैसे महान भारतीय गणितज्ञों ने डेवलप किया था। आर्ट और आर्किटेक्चर के मैदान में भी ये दौर कमाल का था। एक तरफ तो अजंता की गुफाएं हैं, जहां की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स ऐसी लगती हैं जैसे अभी बोल पड़ेंगे।
और दूसरी तरफ देवगढ़ के दशावतार मंदिर जैसे नायाब मंदिर जिन्हें पत्थरों को तराशकर बनाया गया। ये वाकई में कला का एक शानदार जश्न था। अच्छा, ये दौर सिर्फ कला या विज्ञान का ही नहीं, बल्कि एक तरह से धार्मिक और आध्यात्मिक जागृति का भी था। हिंदू धर्म में एक नई ऊर्जा आई, विष्णु और शिव की पूजा बहुत लोकप्रिय हुई, और इसी दौर में पुराणों जैसे बेहद जरूरी ग्रंथों को उनका फाइनल शेप दिया गया, जिन्होंने हमारी आस्था और कल्चर पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। लेकिन इतिहास का एक नियम है, जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। तो अब चलते हैं कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ। देखते हैं कि इस सुनहरे दौर का अंत कैसे हुआ और ये अपने पीछे हमारे लिए क्या विरासत छोड़ गया। तो आखिर इतना बड़ा साम्राज्य कमजोर कैसे पड़ा? देखिए, इसके पीछे मोटे तौर पर 3 बड़ी वजहें थीं। एक, बाहर से हूणों के लगातार हमले हो रहे थे। दूसरा, बाद के जो गुप्त शासक आए वो उतने काबिल नहीं थे। और तीसरा, जो प्रांतीय गवर्नर थे वो धीरे धीरे बहुत ताकतवर हो गए और उन्होंने केंद्र से खुद को अलग करना शुरू कर दिया। और बस इतिहास का पहिया एक बार फिर घूम गया। वो एकता और कल्चरल ग्रेटनेस का दौर खत्म हुआ और भारत एक बार फिर से छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स के दौर में लौट आया, और इसी ने गुर्जर प्रतिहार जैसे नए राजवंशों के लिए रास्ता बनाया। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ये स्वर्ण युग बस इतिहास की किताबों में बंद एक कहानी है, या फिर उस दौर के आविष्कार, उसकी कला, उसके विचार आज भी हमारी दुनिया, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान का हिस्सा है? इस पर सोचिएगा जरूर।